नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है बहादुर। बहादुर यानी कि एक नाम। तो बच्चों, आओ देखते हैं इस बहादुर कहानी में क्या है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। सहसा यानी अचानक, गंभीर यानी कि बिल्कुल हैरान, सीरियस, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मटका रहा था। आंखों को बुरी तरह मटकाना यानी कि आंखों को गोल गोल घुमा रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। 12-13 वर्ष यानी कि 12-13 ईयर का लगभग उसकी एज होगी। और ठिगना शरीर यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट हाइट वाला। चपटा मुंह यानी कि गोरा रंग और चपटा सा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। सफ़ेद नेकर यानी कि सफ़ेद रंग का हाफ पैंट। आधी बाह की यानी कि शॉर्ट हैंड वाला जो शर्ट होता है उसे पहना था। भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का जूता पहना था, पुराना सा। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। स्काउटों की तरह रुमाल बांधना यानी कि स्कूल्स में जो हम बच्चों की योग्यता के लिए स्काउट्स रखते हैं वैसा। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझे और कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। यानी निर्मला की चमकती दृष्टि यानी कि बिल्कुल हैरत भरी और खुशी भरी नज़रों से। पंच बराबर यानी जो गांव के बड़े बड़े सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उस प्रकार। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। साले साहब यानी कि बीवी का भाई। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। ओहदों पर थे यानी कि सब बिल्कुल हाई फाई तरीके से वेल सेटल थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, यानी कि बैठे बैठे दिन भर कोई काम नहीं करती थी, आराम करती थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था यानी कि बहुत मेहनत करना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। ईर्ष्या यानी कि जेलसी, हिंसा। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों समय नौकर चाकर की माला जपने लगी। यानी कि सुबह शाम वो नौकर 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 चाहिए ऐसे कहने लगी। उसकी तरह अभागिनी और दुखिया स्त्री और भी कोई भला इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। सबसे पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी जो साला साहब था उसने बहादुर के बारे में बहुत ही असाधारण तरीके से, बहुत ही खास तरीके से उसकी कहानी सुनाई। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। सीमा यानी बाउंड्री। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। यानी उसकी माँ ही परिवार को पालती पोसती थी। माँ उसकी बहुत गुस्सैल थी, यानी बहुत गुस्से वाली थी और उसे बहुत ही मारती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर बच्चे पकड़ता या फल तोड़ता,
तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। भैंस यानी कि बफेलो, और इसीलिए उससे बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, यानी उसकी माँ को भैंस को इस तरह से भागे भागे हुए देखते हुए शंका हुई कि कहीं बहादुर ने उसे मारा तो नहीं। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लड़के ने इसे काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसे वहीं कराता हुआ छोड़कर घर लौट आई। काल्पनिक अनुमान यानी कि उसकी माँ ने काल्पनिक अनुमान लगाया, ऐसे मन मन में सोचा जरूर बहादुर ने भैंस को इस तरीके से उस तरीके से मारा होगा। दुगनी पिटाई यानी कि बहुत ज्यादा मारा। कराता हुआ यानी कि रोता बिलखता हुआ चिल्लाता हुआ छोड़कर वो आ गई। वह रात भर जंगल में छिपा रहा और सवेरे शहर आ गया। यानी बहादुर रात भर डर के मारे जंगल में छुपा रहा और सुबह होते ही घर छोड़कर शहर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। झंझनाहट यानी कि एक झनकार थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसे क्या हिदायतें दी थी। हिदायतें यानी कि सलाह मशवरा। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। ढंग शऊर यानी कि रहने के तौर तरीके। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ उपदेश दे डाले थे, यानी कि बहादुर को कुछ ज्ञान दिया था कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ यानी कि छोटे लोग। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। मोहल्ले यानी कि कॉलोनी। उसे घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और बहुत सी बातें सम्मान और तमीज यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। उदारता पूर्वक यानी कि बहुत ही खुले दिल के साथ। जो उसका नाम था दिल बहादुर, उसमें से दिल को हटा दिया और सिर्फ बहादुर ही रख दिया। बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। हंसमुख यानी कि हमेशा खुश रहने वाला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा। उत्साहपूर्ण वातावरण यानी कि खुशी का माहौल, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसे देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। फरमाइशें यानी कि इच्छा जाहिर की जाती, ऑर्डर दिया जाता। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भुनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। तलती भुनती है यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दुख देती है।
धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। दातुन यानी कि दांत मांजने के लिए टहनियाँ तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। तने पर यानी कि पेड़ की जो तनी होती है उस पर। मिनट भर में वह पेड़ की डाल पर नजर आता। निर्मला शोर मचाकर कहती, अरे रीछ बंदर की जाती, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। रीछ बंदर की एक जाति है। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। रसोई बनाने की यानी कि किचन का काम करने का भी वो जिद करता था। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। फिक्र रहती थी यानी कि चिंता रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। दवाई का समय होने पर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता था। एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी की एक सहेली आई थी, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था मानो बहुत मजेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। फूल की पंखुड़ियाँ यानी कि फूल की पत्तियाँ बिल्कुल बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा करते हुए भी जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। गंभीर यानी कि सीरियस। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुम्हें माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारती क्यों थी? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों नहीं कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसे एक फटी पुरानी दरी दी थी। फटी पुरानी दरी यानी कि जिसको हम बिछाकर बैठते हैं या सोते भी हैं। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बंसखट यानी कि बांस से बनी हुई जो खटिया होती है। बिस्तर पर बैठकर अपनी जेब में से गोल सी नेपाली टोपी निकालता और पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, यानी बहुत खुश नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर बिस्तर पर सज जाती थी, यानी वो बिस्तर पर सजाता था अपने खिलौनों को। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें यानी कि पेपर बोट। कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता से अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो।
निर्जनता यानी कि सूनापन, अकेलापन, खालीपन, इस प्रकार से। दिन मज़े में बीतने लगे, यानी कि बहादुर के दिन बहुत ही मज़े में आनंद के साथ बीत रहे थे। बरसात आ गई थी, यानी बारिश के दिन आ गए थे। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। निसंदेह यानी कि इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी कि हर किसी को बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक तिनका भी न टसकाता था, यानी कि बहादुर के आने के बाद अब कोई भी अपना काम खुद नहीं करता था, सब बहादुर से ही करवाते थे। किसी को मामूली से मामूली काम कराना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देते। मामूली यानी कि छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी वो बहादुर को ही आवाज़ देते। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। फरमाइशें यानी कि आदेश देना। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। फिरकी यानी कि गोल गोल चक्री की तरह, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था। शान शौकत यानी बहुत ही ऐशो आराम शोफ दिखाते हुए, रौब दाब यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई दिखाते हुए रहने का कायल था, यानी शौकीन था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। कड़े अनुशासन यानी कि बहुत ही उसके साथ स्ट्रिक्टली उसे रखता था बहादुर को। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए, यानी कि सवेरे के समय उसके जूते में पॉलिश लगी होनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। नित्य यानी कि रोज। इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति करने में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। पूर्ति करने में यानी कि कामों को पूरा करने में कभी कभी गड़बड़ी भी बहादुर से हो जाती थी। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, यानी कि एकदम आवाज़ निकाल के डराने की कोशिश करता। उसे बुरा भला कहता और उसे मारता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर न न करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना भूल गया था। किशोर ने उसे मारा तथा बुरे शब्द कहे तो उसने काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा, यानी मैंने स्ट्रिक्टली पूछा कि तुम साइकिल क्यों नहीं साफ करते? बाबूजी, भैया ने, वह रोते हुए बोला। किशोर के इस व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु मैंने बहादुर को ही समझाया। बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, यानी कि रूठ कर मुंह फुलाना मुझे पसंद नहीं। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा।
जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया, यानी खुश भी हो गया जल्दी। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, यानी गाना गाता रहा टोपी पहनकर। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। एक दिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। महीन यानी कि बहुत ही पतला। यह बात निर्मला को जच गई थी, यानी कि निर्मला को अब ये बात अच्छी लगी और उसने यही करने की सोची और रात से उसने ऐसा ही प्रयोग किया यानी कि ऐसा ही करके देखा। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। चौका यानी कि चूल्हा। बहादुर का मुंह उतर गया, यानी वो उदास हो गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वो कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, यानी कि बनाकर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, समझा? जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। लपक कर यानी कि एकदम फटाफट से। बोली, इसलिए तुझे किशोर मारता है? इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा। रोटी सिखवाती थी यानी कि मुझसे ही रोटी बनवाती थी। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? पर उसने अपनी रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा ही रहा। सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अंगीठी जलाकर यानी कि आग चूल्हा जलाकर। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा, यानी अपनी बनाई हुई खुद की बेकार सी रोटियों को देखकर वह हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। अब निर्मला का भी हाथ खुल गया था। हाथ खुल गया था यानी कि अब निर्मला भी उसे मारने लगी थी। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी, यानी उससे थोड़ा नाराज भी हो गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती, यानी उसे मारने लगती। उसको मारने वाला अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था, यानी बरसात खत्म होने के बाद अभी आकाश साफ सुथरा दिखने लगा। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मार खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। भेंट मुलाकात यानी कि
अपने फैमिली से मिलने के लिए आ गए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई, यानी बड़ी ही खुशी का माहौल हो गया। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, यानी कि सभी अलग अलग बातें यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। पर इसी समय पर एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर चारपाई के नीचे झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर खड़े हुए कागजों की जांच पड़ताल करने लगी, यानी कुछ ढूंढने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं? 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांधकर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधार से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। खाली हाथ जाने पर यानी कि बिना कुछ लिए जाने पर कहीं की ना रही, यानी कि शर्मिंदा हो गई। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। इसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। तिरछी नज़र, यानी कि मैंने धीरे से बहादुर की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा, लेकिन वह तो बहुत ही संतुष्ट और खुशी से अपना काम कर रहा था। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। 2-4 आने यानी कि कुछ पैसे। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, यानी कि जोर से कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया, यानी बिना डर कर साहस के साथ उत्तर दिया। ठीक ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। बुरी फंसी यानी कि मैं तो अब फंस गई। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, यानी कि अगर सच सच नहीं बताएगा तो मैं पुलिस के हाथों तुझे दे दूंगा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया, यानी कि वो उदास हो गया, बहुत ही डरने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। बोले, अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, यानी खींच कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो,
मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसे दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते, यानी कि धीरे धीरे से उससे पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब घाघ होते हैं, यानी चतुर होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। झाड़ी वाड़ी यानी कि कोई घास फूस जंगल में। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसे डराया, धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उससे दुरदुराया करते यानी कि बहुत ही घृणा वाली हरकतें करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। बहादुर उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। यानी अब सब उससे बहुत नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे, उसे परेशान करने लगे और किशोर तो उसे कुछ ज़्यादा ही तंग करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। विलंब यानी कि थोड़ी देर से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। सिर पर हाथ रख के बैठना यानी कि परेशान होकर बैठे रहना। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था, यानी कि पूरा घर जैसे चारों तरफ से बुरा लग रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। सिलबट्टा यानी कि मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। अफसोस यानी कि दुख। अपने कपड़े, अपना बिस्तर, अपने जूते सभी छोड़ गया है। मुझसे कहता तो उसे खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। पहना उड़ाकर यानी कि अच्छे से सामान वामान देकर विदा करती। और वे 11 रुपए? अरे वो सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। प्रपंच यानी कि ढोंग रचना, दिखावा करना। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो कुछ होन रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। यानी कि अगर वो कुछ ले जाता चुरा कर भी, तो भी हमें अच्छा लगता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी, यानी अपनी साड़ी से अपनी आंखों को पोंछते हुए रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, यानी बहुत गुस्सा आया।
मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो, यानी अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ रहा था, दुखी हो रहा था। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। अजीब सी लघुता यानी कि बहुत ही छोटेपन का एहसास हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई, यानी आंगन में चारों तरफ देखा। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, यानी उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। अलगनी यानी कि जो हमने कपड़े टांगने के लिए रस्सी बांधी होती है या कभी बांस या बम्बू लगाया होता है। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था, यानी ब्राउन कलर के उसके जूते थे, जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें हमेशा दूसरों को अपना बनाने के लिए उनसे प्यार का व्यवहार करना होगा, तभी हम उनके दिलों को जीत सकते हैं। न कि हमें उनके साथ क्रोध के साथ, क्रूरता के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे हम दूसरों से दूर होते जाएंगे, कभी भी उन्हें अपना नहीं बना पाएंगे। हमें कभी भी अपनी मनुष्यता को नहीं भूलना चाहिए और हर किसी के साथ प्रेम और मानवता के साथ पेश आना चाहिए। बच्चों, यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।